हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज का जो टॉपिक है विच इज़ द ग्रेशम्स लॉ, काफ़ी इजी है, समझ में आ जाएगा आसानी से। हम देखेंगे क्यों न्यूज़ में है। श्रीलंका में एक्चुअली अप्लाई हुआ है, तो क्योंकि श्रीलंकन इकॉनमी न्यूज़ में था तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये लॉ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका एक एंटीथीसिस कॉन्सेप्ट है विच इज़ द थियर्स लॉ, हम इसको भी देखेंगे। श्रीलंका की केस स्टडी, इसको अप्लाई करने से ग्रेशम्स लॉ में श्रीलंका में हुआ क्या, then we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. So the topic is small and easy. So जो ग्रीशम्स लॉ है रिसेंटली ये श्रीलंका में अप्लाई हुआ था, जहाँ जो श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसने श्रीलंकन रुपी और जो यूएस डॉलर है इनके बीच का जो एक्सचेंज रेट होता है इसको फिक्स कर दिया था। दैट वाज अराउंड 200 श्रीलंकन रुपीज, कि इससे ज़्यादा हम इसमें यूएस डॉलर को नहीं खरीदेंगे, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था। अब ग्रेशम्स लॉ क्या है? तो ग्रेशम्स लॉ सर थॉमस ग्रेशम ने एक्चुअली इसको डिफाइन किया था, जिन्होंने फिनोमेना बताया था कि जो चेंजेस होते हैं कंपोजिशन में और जो वैल्यू होती है जो कॉइन्स की, वो उनके सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। कोई बेसिकली दो फॉर्म जो होते हैं मनी के वो सर्कुलेशन में होते हैं। पहला जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अगर वो स्टील से या किसी और चीज़ से बना है, जैसे रिसेंटली जो हम कॉइन्स यूज़ करते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, और आज से पहले जो कॉइन्स यूज होते थे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती थी, उनमें गोल्ड का कॉम्बिनेशन रहता था या सिल्वर का कॉम्बिनेशन रहता था, तो इनका हायर इंट्रिंसिक वैल्यू है, इनका इंट्रिंसिक वैल्यू इज लो। सो ये दो टाइप के होते हैं जनरली ट्रांजेक्शन्स में। अब जो लोग हैं वो जनरली जो लोअर वैल्यू का है इसको यूज करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए, और जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है ये इसको होल्ड कर लेंगे आगे फॉर द फ्यूचर के लिए। एंड ये ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि जो लो वैल्यूएबल करेंसी अगर ये होल्ड करेंगे तो उनका जो लॉस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए दे होल्ड दिस करेंसी एंड दे ट्रांजेक्शन दिस। तो ये जो बैड मनी है, ये बैड मनी इट ग्रेजुअली ड्राइव्स आउट द गुड मनी आउट ऑफ द मार्केट, क्योंकि यही इसके ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगेंगे तो ये गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देगा, और गुड मनी को लोग एक्चुअली वॉल्ट्स में सेव करके रखने लगेंगे क्योंकि उनकी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। सो दिस इज द ग्रेशम्स लॉ। अब हिस्टोरिकली कॉइन्स मेटल्स प्रेशियस से बनते थे, एंड जब रूलर्स गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो प्रेशियस मेटल कॉइन्स में यूज करते थे उनका जो अमाउंट था वो कम कर दिया, लेकिन उनकी जो फेस वैल्यू थी उसको वही मेंटेन करके रखा। तो अब जो न्यू कॉइन्स हैं दे आर ऑफ लेस इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम इनको ओल्ड कॉइन्स से कंपेयर करें तो। ग्रेशम्स लॉ है ये बेसिकली इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो लीगर टेंडर लॉज होते हैं, जो लीगर टेंडर नोट्स होते हैं, जिसमें दोनों न्यू और ओल्ड कॉइन्स जिनके डिफरेंट इंट्रिंसिक वैल्यू है इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है एज पर देयर फेस वैल्यू, दोनों की सेम फेस वैल्यू हो जाती है। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है ये लोगों को फोर्स कर देता है कि वो लेस वैल्यूएबल करेंसी का ही यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए और वैल्यूएबल करेंसी को होल्ड करके रखते हैं। तो जो गवर्नमेंट है समटाइम ये अपनी करेंसी को डिबेस कर देती है, उसका जो प्रेशियस मेटल है उसको कम करके। अब वो ज्यादा से ज्यादा कॉइन और बना सकते हैं जिसकी वैल्यू सेम हो, क्योंकि उन्होंने प्रेशियस मेटल का अमाउंट कम कर दिया है। सो जो प्रैक्टिस है ये इवेंचुअली करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम कर देती है, और ऐसी एक सिचुएशन बना देती है जहां पे जो गुड मनी है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है इसको रोक लिया जाता है, जबकि जो बैड मनी है इसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज करने लगते हैं लोग। इसका मॉडर्न एप्लीकेशन क्या है? ये जो मॉडर्न फियाट करेंसी सिस्टम्स हैं इनमें यूज होता है, जहां करेंसी की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेशन से या इनस्टेबिलिटी से या वॉर वगैरह से उसकी वैल्यू इरोड हो जाती है। ऐसे केसेस में लोग जो है ये ज्यादा स्टेबल करेंसी यूज करना चाहेंगे, स्ट्रॉन्गर फॉरेन करेंसी यूज करना चाहेंगे जिसमें ज्यादा इन्फ्लेशन ना होता हो। तो इफेक्टिवली क्या होगा कि जो डोमेस्टिक करेंसी जो है ये सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी, और जो लोग हैं वो फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करना शुरू कर देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का कॉइन दो चीजें हैं जिनकी दोनों की सेम वैल्यू है और दोनों ही लीगल गुड मनी है इंडिया में। लेकिन जो लोग हैं वो जनरली एक डोमिनेशन को रोकते हैं और दूसरे को ट्रांजेक्शन करते हैं। जनरली हम देखेंगे कि लोग जो पेपर नोट है ये इसको प्रेफर करते हैं रेदर देन अ कॉइन। सो ऐसे सच प्रेफरेंस में जहां एक मनी को प्रेफरेंस दी जाती है दूसरे से, जबकि दोनों की फेस वैल्यू सेम होती है, तो ये ग्रेशम्स लॉ का एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम श्रीलंका की केस स्टडी करेंगे तो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। अब ग्रेशम्स लॉ यहीं पे ऑब्जर्व हुआ है जहां श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन रुपी को फिक्स कर दिया था, इसके एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया था।
तो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया जो यूएस डॉलर का जो प्राइस है ये 200 श्रीलंका रुपीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसका इससे ज्यादा रेट मिल रहा था। तो अब जो इस इन्होंने अपने रुपये का जो ओवर वैल्यूएशन कर लिया, इससे जो डॉलर की सप्लाई थी मार्केट में वो डाउन हो गई। एंड जो डॉलर था वो जो फॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जहां पे श्रीलंकन के लोग जो हैं वो बाहर का जो यूएस डॉलर है वो फॉर्मली खरीद सकते थे बाया गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पे इन्होंने इसको 200 पे फिक्स कर दिया है। तो देयरफॉर जो यूएस डॉलर इवेंचुअली वो मार्केट से बाहर हो गया, लोग होल्ड करने लगे। तो दिस इज द ग्रेशम्स लॉ। नाउ ब्लैक, अब जो क्योंकि वो बाहर हो गया तो ये सीधा ब्लैक मार्केट में हुआ। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको यूएस डॉलर चाहिए, तो ये 200 श्रीलंका रुपीस जो पर डॉलर गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, इससे ज्यादा पर वो ब्लैक मार्केट रेट से उसको खरीद रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अब एक एंटीथेसिस कॉन्सेप्ट है विच इज द थियर्स लॉ। जब गवर्नमेंट मैंडेटेड रेट्स नहीं होते हैं, जब गवर्नमेंट रेट्स को रेगुलेट नहीं करेगी एक्सचेंज रेट्स को, वहां पे थियर्स लॉ अप्लाई होता है। तो जो थियर्स लॉ है ये एक फ्रेंच पॉलिटिशियन थे जिनका नाम था एडोल्फे थियर, तो इनके बिनाफ पे नेम किया गया है। थियर्स लॉ के हिसाब से जो गुड मनी है ये इवेंचुअली बैड मनी को बाहर कर देता है अगर गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती एक्सचेंज रेट्स को कंट्रीज के बीच में। तो इस केस में जो एक्सचेंज रेट होता है करेंसीज का वो फिक्स नहीं होता है, और लोगों के पास एक फ्री चॉइस होती है कि वो दो करेंसीज के बीच में जिसकी हायर इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक जो गोल्ड से बना है और एक जो स्टील से बना है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। अब ये इन दोनों के बीच में चूज करेगी अगर गवर्नमेंट का उसमें रेगुलेशन नहीं है, दोनों की फेस वैल्यू सेम नहीं है। सो ऐसे केसेस में ग्रेजुअली वो जो पुअर क्वालिटी की करेंसी है इसको यूज करना कम कर देंगे और ये केवल इस करेंसी को यूज करना शुरू कर देंगे। सो जो बेटर क्वालिटी के, सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन दैट गुड मनी जो है ये बैड मनी को मार्केट से ड्राइव आउट कर देगा। एंड ग्रेशम्स लॉ में हमने देखा था कि जो बैड मनी है वो गुड मनी को ड्राइव आउट कर देता है जब गवर्नमेंट उसके एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है। सो दिस इज द केस। अब जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का राइज है ये गुड एग्जांपल है इसके लिए। रिसेंटली देखा, ये गुड मनी का एक अच्छा एग्जांपल है जो कि प्राइवेट मनी जो है प्रोड्यूसर्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। जनरली हम देखेंगे कि लोग क्रिप्टो करेंसी को प्रेफरेंस दे रहे थे, काफी गवर्नमेंट्स इसको लेकर के, वो एक अलग टॉपिक है, बट लोग एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो गुड मनी है ये गवर्नमेंट का जो बैड मनी है उसको मार्केट से बाहर कर रहा है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इट। नाउ वी हैव अबाउट टुडेस प्रीलिम्स टेस्ट क्वेश्चन। सो कंसीडर द फॉलोइंग liquid assets: demand deposits with the bank, time deposits with the bank, saving deposit with the bank, currency. The correct sequence of these decreasing order of liquidity is. So I hope you all can answer it. Liquidity depend करती है कि कितना आसानी से वो ट्रांजेक्शन हो सकता है. So you can type the answer in the comment section. I'll let you know if it's correct or not. This is a PYQ. We have another question. So the question is, according to the Gresham's law, what behavior do people exhibit when two forms of money are in circulation? One with lower intrinsic value and the other with higher intrinsic value. People prefer to use higher value of money for transactions. People prefer to use lower value of money for transactions. People use both form of money interchangeably. People refuse to use either form of the money. I hope you can answer it. You can type the answer in the comment section of this. So now we have our mains practice question. So what is Gresham's law? How does it affect economy of a country? Cite recent examples or give recent examples. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.